हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपके 10th क्लास के हिंदी का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में। जिस प्रकार से कोरोना को हराने के लिए बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, वैसे ही हिंदी के पेपर में अच्छे अंक लाने के लिए आपको हिंदी का बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। तो आइए इसी जुनून के साथ ये शुरू करते हैं आज का सेशन और निर्णय करते हैं कि आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका सही और सटीक जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि हिंदी के बूस्टर से पहला जो आपके सामने क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये गद्य जो है वो कौन सी विधा है, मतलब कौन सा भाग है, ये बताना है। ऑप्शन 4 मिलेंगे, कहानी, निबंध, शब्द चित्र या फिर डायरी। तो चलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बता दें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो कहानी है वो मुख्य रूप से निबंध बताई गई है, मतलब एक प्रकार का निबंध कहा गया है। मतलब इस क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन इस बूस्टर का, और दूसरे क्वेश्चन का जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 20 के दांत कहानी, आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक में 20 के दांत कहानी का परिचय किया गया है, जिसमें बहुत अच्छी जानकारी आपको बताई गई है। तो इस कहानी में किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है आपको बताना है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या वंचित वर्ग। 20 के दांत में किसके बारे में स्पष्ट किया गया है, इस प्रश्न में आपको यह बताना है। तो 20 के दांत जो है वो मुख्य रूप से कहानी मिलती है मध्यम वर्ग के लिए, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है तीसरे नंबर में, और प्रत्येक क्वेश्चन का सही जवाब अगर आप दे रहे हैं तो आप काउंट करते जाएंगे कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब आपके द्वारा दिया जा रहा है। कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा आप कितने पूरे हिंदी के सेक्शन में क्वेश्चन सही किए। सेन साहब की कितनी बेटियां थी। पाठ्यपुस्तक के अनुसार जो सेन साहब थे उनकी बेटियों की संख्या कितनी थी, तो उनकी बेटियों की संख्या 5 थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सेन साहब की 5 पुत्रियां अर्थात 5 बेटियां थी। आ गए हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है। बताना आपको है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। चलिए, अगर हिंदी में थोड़ा सा अच्छे अंक अगर आपको लेना है तो जितने भी आपके पास हिंदी में कहानी है, इस कहानी के सभी लेखक का नाम आप आज के आज रट लेंगे। अगर ये रट लेते हैं तो सोच लीजिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से आज के एग्जामिनेशन में कर पाएंगे। जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आप इजी कर पाएंगे अगर केवल कहानी के लेखक का नाम याद कर लेते हैं तो भारत से हम क्या सीखे, इसके कहानी के लेखक कौन है आपको इस चौथे में बताना है। इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 4 का। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है 5वें नंबर में। 5वें का जवाब देंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस प्रकार का निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून की कहानी इसमें नहीं बताई गई है, बल्कि आपके चरित्रण का विवरण किया गया है। आपके चरित्र के बारे में विशेष तरीके से इसमें बताया गया है कि नाखून बढ़ते जिस प्रकार से उसका चरित्र किस प्रकार से निर्माण होता है। तो 5वें में हम पढ़ेंगे एक प्रकार का ललित है, लोचन की क्रिया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। छठा देख लीजिए। छठा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक अगर पढ़े रहेंगे तो इन सवालों का जवाब चुटकी बजा के उड़ा देंगे आप लोग, एकदम पूरा विश्वास है हमें। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। ऑप्शन देख लीजिए, जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में या अविकसित जीवन में। मतलब किस जीवन में मनुष्य को नाखून की जरूरत थी, ये इस छठे में बताना है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली जीवन में। क्योंकि मनुष्य जो थे वो जंगली जीवन में अपने नाखून के प्रयोग से शिकार करते थे और नाखून से मांसों को नोच के खाना खाते थे, ऐसा इस पाठ में स्पष्ट किया गया है।
आज जाते हैं आज के 7वें प्रश्न में। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताने का कोशिश करेंगे। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? नागरी लिपि जो है उसके आरंभिक लेख कहां मिलते हैं? भारत के किस क्षेत्र में? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। तो आपको बता दें कि आरंभिक लेख जो मिलते हैं वो दक्षिणी भारत से हमें मिलते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 8वां देख लीजिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर की कहानी काफी प्रचलित है, काफी रोमांचित कहानी लगती है अगर आप पढ़े होंगे इसको। तो बहादुर को बताना है, आपको बताना है कि बहादुर आखिर क्यों भागा, अपने घर से क्यों भागा? गरीबी के कारण, मां की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, या भ्रमणवश। ये आपको 4 को ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही है, उसका जवाब देना है। तो बता दें, बहादुर की मां उसे मार रही थी, इसके कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मां की मार के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 9 नंबर, उसी विभाग से, उसी आपके कविता से, सॉरी उसी लेखक से आपका लिया गया है, उसी पाठ से लिया गया है। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था, या फिर एक प्रकार का फौजी था? तो अगर बहादुर की मां के द्वारा भाग गया, इसका मतलब वो कोई फौजी तो था नहीं। ये तो आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वह एक प्रकार का नौकर था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 10 देख लेते हैं। 10 आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बस इसमें बताना यह है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? देखिए, एक पहले हमें मिल चुका था, अब दूसरा क्वेश्चन मिल गया। आप आराम से याद कीजिए, पाठ के जितने भी लेखक और कविता के कवि जितने हैं, आपको 25 से 30 अंक, मेरी पूरी गारंटी, आपको एग्जामिनेशन में कोई रोक नहीं सकता है। 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 50 बनाने, 25 और 30 क्यों नहीं आएंगे? आराम से आएंगे, क्योंकि उसी पाठ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो बताइए, परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा लिखा गया है? तो परंपरा का मूल्यांकन लिखा गया है रामविलास शर्मा के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 11, जित जित मैं निरखत हूं, साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब किस विधा के आधार पर जित जित मैं निरखत हूं ये पाठ, ये कविता लिखा गया है? ऑप्शन है साक्षात्कार, निबंध, आत्मकथा, या संस्मरण। तो आपको बता दें, जित जित मैं निरखत हूं ये एक प्रकार का साक्षात्कार है, मतलब कह सकते हैं इंटरव्यू जिसको हम लोग कहते हैं, किसी का परिचय देना, उसी भाग के तहत ये कहानी कही गई है, ये कविता स्पष्ट कराया गया है। ऑप्शन ए इस 11 का हो जाएगा राइट आंसर। 12 देखिए, 12 है आमिन्यो कहां स्थित है? आमिन्यो की कहानी भी अच्छी खासी है। ऑप्शन मिलेंगे, 4 देश के नाम मिलेंगे और आसानी से उसका जवाब देंगे आप। फ्रांस, रूस, भारत, या फिर मिस्र। आविन्यो कहां स्थित है? तो आविन्यो जो स्थित है वो हमारे फ्रांस में स्थित है, भारत में नहीं है, याद रखेंगे। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही गलत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आविन्यो जो स्थित है वो फ्रांस में स्थित है। 13 देख लेते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है? मछली जो कहानी है ये भी एक महत्वपूर्ण कहानी है जिससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो इसमें किसकी जीवन की वर्णन की गई है? उच्च वर्ग की, मध्यम, निम्न, या फिर मजदूर वर्ग की? तो मछली जो कहानी है इसमें मध्यम वर्ग की कहानी का स्पष्टीकरण किया गया है। मध्यम वर्ग के बारे में बातें कही गई है, मध्यम वर्गों के कठिनाइयों को बताने का प्रयास किया गया है कि मछली कैसे पालते हैं, मछली कैसे मारते हैं और डब्बे में कैसे रखते हैं और किस प्रकार से अपना जीवन बसर करते हैं, यह कहानी बताई गई है। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। काउंट करते रहिएगा कितने आपके क्वेश्चन लेखक के अनुसार मिल जाते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तीसरा प्रश्न आ गया लेखक के नाम से, और मेरा चैलेंज है कि 25 से 30 अंक आपको मिलेंगे पाठ पूरा पढ़ लेते हैं तो। हिंदी का कंप्लीट। नौबत खाने की इबादत ये लिखा गया है और ये लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है नंबर 15 का जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा, ये क्या है? महात्मा गांधी किसे मानते हैं? ऑप्शन के आधार पर जवाब देना होगा, ये आपको ध्यान से। आध्यात्मिक शिक्षा,
क्या महात्मा गांधी सपोर्ट करते थे? यांत्रिक शिक्षा, क्या यह महात्मा गांधी का समर्थन था? अहिंसक प्रतिरोध या फिर साक्षरता? तो अगर महात्मा गांधी के कुटुंब के बारे में बात करें, महात्मा गांधी के ज्ञानों के बारे में बात करें, तो महात्मा गांधी अहिंसक प्रतिरोध थे, मतलब अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। इसलिए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 16 आ गया है क्वेश्चन, 16 का जवाब जानेंगे। गुरु नानक की रचना है। अब देखिए, गुरु नानक की रचना पूछ दिया थोड़ा उल्टा करके, और कह सकते हैं चौथा नंबर आपका क्वेश्चन हो गया यहां पर। गुरु नानक इसमें से किसके लेखक हैं, कवि हैं, ये बताना है। ऑप्शन है अति सुधो स्नेहो को मारता है, मो असुआ नीली ले बरसो, या फिर जो नर दुख में दुख नहीं माने, या फिर स्वदेश। तीसरे में गुरु नानक की रचना कौन सी है? तो इसमें गुरु नानक की रचना सी ऑप्शन में दिया गया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे है 2 क्वेश्चन एक बार ऑफर आप लोग के लिए, 17 नंबर। आपको इसमें बताना है कि नानकाना साहब कहां अवस्थित है। यह भी हिंदी के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, कोई सामाजिक विज्ञान का प्रश्न नहीं है, ध्यान देंगे इस बात। नानकाना जो है, नानकाना वो साहब कहां अवस्थित है? आपके भारत में है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, या नेपाल में है, यह बताना है आपको क्वेश्चन। तो 17 में बता दें कि नानकाना साहब जो अवस्थित है वो पाकिस्तान में है, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 18 देख लीजिए, रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है? रसखान के द्वारा प्रेम आयनी किसे कहा गया है? कृष्ण को, सरस्वती को, राधा को, या फिर यशोदा को? चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राधा को प्रेम यज्ञनी, मतलब राधा और कृष्ण की जब कहानी बताए हैं, कहानी का वर्णन किए हैं अपने कविता के द्वारा, उसमें राधा को प्रेम आयनी बोले हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है 19 नंबर में, 18 तो कर चुके हम लोग, 19 है। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? घनानंद जी जो थे वो किसके द्वारा मारे गए थे? शिष्य के द्वारा, राजा के द्वारा, दूसरे कवि के, या फिर नादिर शाह के सैनिक के द्वारा? चलिए आपका राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बताइए। नहीं पता हम आपको बता देते हैं, डी इज राइट आंसर। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद जी को मार डाला गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 20 में आ चुका है। क्वेश्चन का जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे, एक बार ट्राई करें इस प्रश्न का क्या आंसर होता है। स्वदेशी किस कवि की रचना है? देखिए स्वदेशी आ गया 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अभी ही मिल गए आपको 20 नंबर के क्वेश्चन में। 20 नंबर तक जाते थे 5 क्वेश्चन लेखक और कवि के आधार पर। चैलेंज किए 25 से 30 मिलेगा आपको। स्वदेशी, तो स्वदेशी जो है इसकी रचनाकार है, और रचनाकार है प्रेमघन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 21 देख लेते हैं। डफाली का अर्थ क्या है? आप हिंदी के पाठ्य पुस्तक के अनुसार डफाली नाम सुने होंगे, तो डफाली का अर्थ क्या होता है ये इस प्रश्न में बताना था। ऑप्शन है गाने वाला, भाषाविद, बाजा बजाने वाला, या फिर नर्तक। नर्तक अर्थात डांसर। तो 21 बता दें, 21 का राइट आंसर होगा बाजा बजाने वाले को डफाली बोलते हैं। डफाली जिसमें आप लोग देखते होंगे एक गोल, एक कह सकते चलनी जैसा कुछ भाग होता है, उसको हाथों से पीट के बजाया जाता है, उसी को डफाली बोलते हैं। तो बाजा बजाने वाला ये आपका राइट आंसर होगा। 22 देख लेते हैं। भारत माता का आंचल कैसा है? ये आपको अपने कवि के आधार पर बताना है। भारत माता जो के आंचल है उसका रंग कैसा है ये स्पष्ट तरीके से बताना है। ऑप्शन है नीला, लाल, गीला, या फिर धूर भरा। तो चलिए 22 जानते हैं। 22 का आपका राइट आंसर होगा भारत माता का जो आंचल है वो धूल भरा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कवि के भावनाओं को अगर समझेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास आ चुका है 23 नंबर। 23 नंबर है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? अब देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, अगर पाठ को पढ़ लेते हैं तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको इजी मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये छठा क्वेश्चन नाम से नहीं, मतलब उस पाठ को पढ़ने से मिला आपको। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि की शक्तिशाली कौन है? जनता को, राजा की, देवता को, या फिर राक्षस को?
तो 23 बता दें। 23 का आपका राइट आंसर होगा जनता को, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 24 नंबर, हिरोशिमा के कवि कौन है? छठा प्रश्न, सॉरी 7वां प्रश्न हो गया आपको लेखक और कविता के आधार पर। तो हिरोशिमा के लेखक हैं वो है अगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 देख लेते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या जो है कविता, इसको काव्य संग्रह में बताना है। तो 25 का आपका राइट आंसर होगा इन दोनों, मतलब दीपशिखा और गाम्या। दीपशिखा और गाम्या दोनों प्रकार का भाग है, इसलिए हम यहां कहेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 26 देख लेते हैं। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद जो कविता है उसमें नींद किसका प्रतीक है? गफल, बेहोशी, पागलपन या मदहोशी? तो हमारी नींद कविता को अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें गफलत शब्द जो आता है वो नींद को डिनोट करता है, नींद को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 27 देखते हैं। बच्चा कहां आकर थमक जाता है? चलिए, बच्चा ये भी आपके पाठ्य पुस्तक की कहानी से लिया गया। बच्चा कहां पर आके थमक जाता है, मतलब थक जाता है? ऑप्शन है ख पर, क पर, घ पर या फिर ड पर, अंग पर, सॉरी। तो 27 का आपका राइट आंसर होगा यही अंग पर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अंग पर आके क्या होता है? थमक जाता है, रुक जाता है। 28 देखिए। 28 क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? ये तो प्रमुख कहानी है, मेरे पाठों में सबसे फेवरेट में कह सकते हैं, यह भी मगम्मा की कहानी लगती है। दही बेचने वाली मगम्मा जो गांव गांव घूम के दही बेचती है और दही बेच के अपना पालन पोषण करती है। तो उसमें मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मगम्मा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 29, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? ये सब आसान आसान क्वेश्चन, देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको पाठ्य पुस्तक से आधार पर। ये 10वां क्वेश्चन के आसपास आ गया है जो पाठ्य पुस्तक से पूछा जा रहा है आपसे। 25 से 30 क्वेश्चन हम आराम से पढ़ देंगे आप लोग। मगम्मा के बहू का जो नाम था, मगम्मा की बहू का नाम था, और नाम था नजम्मा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोनों का नाम बी, सॉरी नजम्मा इसका नाम, दोनों का ऑप्शन बी सही। 30 देख लेते हैं। ढलते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढलते विश्वास, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक से। तो ढलते विश्वास की कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है लक्ष्मी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 31 देखते हैं। लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? लक्ष्मी का जो घर है वो कहानी के आधार पर, लक्ष्मी के घर देखने नहीं गए हैं आप लोग, तो कहानी के आधार पर आप बताएंगे कि उसका जो घर था वो किस चीज से बना हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा घास और मिट्टी से, मतलब मड़ई में रहती थी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 32 देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहे हैं, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कीमत पर पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं। और जितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं वो काउंट भी करते जाएंगे, लास्ट में कमेंट करके बताना आपको कितने सही प्रश्नों का जवाब मिला। मंगू की मां को कितनी संतानें थी? ये तो सब कोई जानते हैं, पाठ्यपुस्तक अगर थोड़ा सा पढ़े तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब पता होगा। मंगू की मां जो है उसकी संतानों की जो संख्या थी वो 4 थी, ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। 33 देख लेते हैं। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? देखिए अगला क्वेश्चन, 12-14 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गए 33 नंबर तक ही। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी के रचनाकार जो है, उस रचनाकार का नाम है ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 34 आ गए हैं क्वेश्चन, 34 का जवाब देंगे एक बार धमाके तरीके से और काउंट भी करते रहेंगे कितने प्रश्नों का आप सही सही जवाब दे पा रहे हैं। पापत्ती कौन थी? चलिए फिर से आ गया, पापत्ती का नाम आप पढ़े होंगे, पाठ्य पुस्तक के आधार पर बताना है कौन थी। ऑप्शन 4 मिलेंगे, वल्ली अम्मा की बहन, वल्ली अम्माल की भतीजी, वल्ली अम्माल की पुत्री या वल्ली अम्माल की पोती। पापत्ती कौन थी? 34 का राइट आंसर होगा वल्ली अम्माल की पुत्री, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 35 देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार, देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक से, मतलब 15-16 तो आराम से यहीं तक मिल गए, 35 तक में ही। धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार जो हैं वो है सावरदैया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो आएंगे व्याकरण सेक्शन से। तो व्याकरण में भी गर्दा कबाड़ देंगे हम लोग और दम बिहार बोर्ड को चैलेंज कर देंगे कि हम बेहतर करके आएंगे इस बार। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे क ख ग घ ये सब जानते हैं, वैसे विसर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान हम लोग कंठ से बोलते हैं। जब विसर्ग बोलते हैं, जैसे अतः, अतः जब हम शब्द लेते हैं तो अतः में ये जो विसर्ग लास्ट में आता है इसमें हम कंठ का यूज करते हैं, अपने गले का यूज करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 37 देख लेते हैं। धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप कौन सी संज्ञा है? देखिए धूप बहुत बड़ी है, यह वाक्य हमें मिला। इसमें धूप जो है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर आपको बताना है समूहवाचक। तो बता दें कि धूप जो है एक भाव को व्यक्त करता है। बहुत ज्यादा है मतलब धूप कोई वस्तु थोड़े ना है, जाति थोड़े ना उसकी, धूप एक भाव को प्रकट करता है, मतलब एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा होगा यहां पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 38 आगे है आपके स्क्रीन पर। 38 का जवाब देंगे सभी लोग, व्याकरण सेक्शन में गर्दा उड़ा देंगे। व्याकरण सेक्शन में सारे क्वेश्चन सही सही बताएंगे, ऐसा हम लोग डिसाइड किए हैं। मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? पता तो है कि मैंने सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो देखिए 38 के बारे में अगर बात करेंगे तो ये मैंने मतलब किसी एक व्यक्ति को व्यक्त किया जा रहा है, पुरुष को व्यक्त किया जा रहा है, इसका हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ये होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 39 देखते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? ये तो दम आसान क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कहेंगे कि बोर्ड मॉडल है, ये सब आप याद रखेंगे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कम से कम तो ये आपको याद रखना चाहिए। विशेषण की बात करें तो विशेषण जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संज्ञा की अगर बात करें तो संज्ञा जो होते हैं ये आपके 5 प्रकार के होते हैं, और सर्वनाम की अगर बात करें तो सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे इस बात को। चलिए 40 देखते हैं। वाच्य कितने प्रभेद होते हैं? वाच्य के भी भेद आपको बताने हैं। तो वाच्य जानते होंगे, वाच्य जो होता है ये मुख्य रूप से आप जानते होंगे 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 41 देखते हैं। 41 स्क्रीन पर आ गया है, आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में मनुष्यों में कौन सा कारक है? मनुष्यों में देखिए, अब यहां देखिए सिंपल सी बात है, में का आपको शब्द मिल रहा है, तो में शब्द जो होता है या में जो पद होता है वो किस कारक का चिन्ह होता है? तो में जो पद होता है ये आपका अधिकरण का चिन्ह होता है। में पर 2 चिन्ह होते हैं अधिकरण का, एक होता है में और एक होता है आपका पर। तो इसलिए हम कहेंगे मनुष्यों में ये जो आपका वाक्य है ये अधिकरण कारक का सही उदाहरण होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 42 देखते हैं। परोपकार का संधि विच्छेद बताइए। परोपकार, चलिए यहां पर आपको बताना है परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परोपकार का सही संधि विच्छेद होगा परह जोड़ उपकार, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये बाकी आपके तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। 43 एक और, परीक्षा का संधि विच्छेद, जो आप देने जाने वाले उसका संधि विच्छेद तो करते जाइए। परीक्षा, तो परीक्षा क्या होता है? दूसरे से मतलब दूसरे की इच्छा से पूछा गया प्रश्न, वही तो परीक्षा होता है। तो आपके सामने यहां पर देखिए परि, ये तो परि जो है ये शुद्ध नहीं है, परि मतलब ये दूसरा नहीं होता है। तो 43 में हम ये बढ़ेंगे, आपके ऑप्शन बी यहां सही होगा, परि जोड़ दीर्घ ई होगा, दीर्घ इच्छा मतलब बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अर्थात दूसरे की इच्छा को परीक्षा कहते हैं, जिसे परि जोड़ इच्छा के नाम से जानेंगे। दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग के बारे में जानते होंगे। उपसर्ग कहते हैं कि ऐसा शब्दांश जो शब्द के पहले लग के शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कार कोई शब्द है, इसमें उप शब्द अगर आप जोड़ देते हैं तो ये उप जो है ये इस शब्द में लग के उपकार हो गया।
तो ये वाला जो शब्द है, इस शब्द को, सॉरी शब्दांश जो इसको कहते हैं उपसर्ग। अब दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है ढूंढिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो दुर्गम में यहां जो उपसर्ग है वो है दुर। ऑप्शन ए जो होगा ये राइट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं आज के 45 नंबर की ओर। 45 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो कुछ इस प्रकार से है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आपको बताना है कि भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है। तो उपसर्ग का जस्ट विलोम होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। तो भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है ढूंढिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो 45 में बता दें कि भिड़ंत में भीड़ में अंत लगा हुआ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जिसका मान होगा अंत। 46 देख लेते हैं। हाथों हाथ में कौन सा समास है। समास के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हाथों हाथ, तो हाथों हाथ जो है इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये इसका प्रथम पद प्रधान है, इसलिए हम कहेंगे इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 46 नंबर में, और 46 के बाद आ जाते हैं 46 हम लोग का हो चुका है हाथों हाथ। 47 दसमुख में कौन सा समास। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो ठीक है। अंक वाले या फिर शब्द वाले जो ऐसे शब्द आते हैं इसमें कोई संख्या होती है, तो संख्या वाले पहचानना आसान होता है। संख्या जैसे 10 देखिए संख्या है, तो एक द्विगु समास होगा। अब द्विगु समास यहां पर नहीं दिया है, तो द्विगु समास अगर नहीं दिया तो इसका मतलब कि दसमुख रावण को बोलते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को विरोध, किसी अन्य व्यक्ति को बोध करा रहा है। तो जब किसी अन्य व्यक्ति को बोध कराता है तो बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें आते हैं लंबोदर, शिवशंकर। तो ऐसे ऐसे जो किसी दूसरे को डिनोट करता है, दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करता है, वैसे को बहुब्रीहि कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 48 देख लेते हैं। 3 13 होना, 3 13 होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। 3 13, तो 3 13 अर्थ होना मतलब बिखर जाना, मतलब जो भी चीज था वो इधर उधर बिखर गया, 3 13 हो गया। इसका मतलब इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49 देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन के रूप में। लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का 4 ऑप्शन है। परंपरावादी होना, लंबा होना, फकीर होना या आधुनिक होना। फकीर होना तो ये पहले नहीं होगा, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन देता है। तो लकीर का फकीर होना ये जो है परंपरावादी होना, मतलब अपनी परंपरा को निभाना, मतलब कुछ भी हो जाए हम अपनी परंपरा का विरोध नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं लकीर का फकीर होना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं अंतिम जो प्रश्न होता है वो आपके HW में होता है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।